आप नॉर्मली टेबल पे जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे? कुर्सी पे बैठूंगा। कौन सी बात? जो टेबल कुर्सी है, कौन से कुर्सी पे जो बैठोगे? जो सरकार ने जो निमित्त किया है उस पे बैठेंगे। हेड पे बैठोगे ना आप? जी। मैं कभी हेड पे नहीं बैठता, मैं कभी हेड पे नहीं बैठता। अभी क्योंकि जो कार्यशैली है जिसको लेकर के बहुत बातें की गई थी, उस कार्यशैली में अब भी लगता है कि आज कांग्रेस इसीलिए जनता के बीच जो है फिट नहीं बैठ रही है। देखिए, मैं अगर आपसे एक निवेदन कर पाऊं कि मैं अपने अतीत पर ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, अपने वर्तमान और अपने भविष्य पर। ठीक है, यहाँ जहां तक कांग्रेस की बात है, जैसे मैंने कहा, मैं संक्षिप्त में आपको अगर कह दूं कि वर्तमान की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जिस कांग्रेस के आधार पर मेरे पूज्य पिताजी ने अपना जीवन व्यतीत नहीं किया, मैं तो कहूंगा कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। आज वो कांग्रेस नहीं रही जो कांग्रेस थी, और उसका स्पष्ट नतीजा स्वयं कांग्रेस आज भुगत रही है। यहां से रोडमैप क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि आपके करीब दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, दोनों में से बेहतर कौन, आप किसको देख रहे हैं यहां से आप? देखिए, मैं अपनी जिंदगी में परिवेश जी, मैं आपको कहूं कि मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं, और मुझे लगता है कि मेरे परिवार की एक परंपरा भी वो रही है। जी। मेरे पूज्य पिताजी के बारे में भी बहुत कहा जाता था कि उनकी एक ही कमी है कि वो एम्बिशियस नहीं है। मेरी आजी अम्मा के बारे में भी कहा जाता था कि वो एम्बिशियस नहीं है। जी। अब अगर वो खोट है तो वो खोट हम अब मानने के लिए तैयार हैं। हम स्वतः के लिए आशावान या अभिलाषा नहीं, हमारी स्वतः की नहीं है, लेकिन विकास के लिए, प्रगति के लिए और जनता के विकास और जनता की प्रगति के लिए हमारे मन में एक ब्लूप्रिंट है और आशा और अभिलाषा बहुत है, और उसका स्पष्ट उदाहरण आपको मैं दे दूंगा, जिसके आधार पर मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये पिछले 3 वर्ष जो गुजरे हैं, आपके लिए, मेरे लिए, समस्त दर्शकों के लिए बहुत कठिन वर्ष निकले हैं कोरोना काल के। आपने और हमने और कई दर्शकों ने भी अपने कई आसपास के लोगों को खोए हैं। कई बार हम लोग संक्रमित हुए हैं जी। कठिनाई का दौर रहा है, पर इस कठिनाई के दौर में भी चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे, उनकी सोच विचार सदैव रही है कि कुछ नया करके दिखाना है, कुछ नया करना है। और इन 3 वर्षों में मिलकर, उदाहरण मैं आपको ग्वालियर का दे दूं। कोरोना काल है, आप और हम कह सकते थे हम तो बीमारी से जूझ रहे थे भाई, इंजेक्शन रेमडेसिविर पहुंचाना था, दवाई पहुंचाना था, ऑक्सीजन पहुंचाना था, पर इसके दरमियान भी हमने पूरा ब्लूप्रिंट तय किया ग्वालियर के लिए। आज ग्वालियर के लिए जो सपना था कि दिल्ली की तरह रिंग रोड बनेगा, स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड 1330 करोड़ का स्वीकृत हम लोग ने करवाया है, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से। दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। लेकिन शहर का जिस तरीके से विकास होना था, आप सामने इंदौर को देखें, और ग्वालियर का अपना एक, अपनी संस्कृति, अपनी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, वो आज से नहीं सदियों से रही है। वो लगता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, वो डेवलपमेंट, वो जो चीजें, जो माधवराव सिंधिया साहब ने जो सपना देखा था, उन सपनों को आप जमीन पर उकेर पाए अभी तक? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसलिए जरूरत है कि हम एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान के आधार पर काम करें। जी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आज ग्वालियर का क्या ब्लूप्रिंट बन रहा है और कार्य प्रगति पर है। एलिवेटेड रोड 1330 करोड़ का, जो 16 किलोमीटर ट्रिपल ITM से गिरवाली चौकी तक पूर्ण रूप से ग्वालियर को घेरेगा, और जो ट्रैफिक की का सामना आपको और हमें करना पड़ रहा है जी। उसका समाधान निकलेगा। ग्वालियर में पहली बार जो स्टेशन मेरे पूज्य पिताजी ने स्थापित की थी, उस स्टेशन का नवनीतीकरण किया जा रहा है। जी। 500 करोड़ रुपए की योजना है,
अगले 1-2 माह में ही प्रधानमंत्री जी स्वयं उसका शिलान्यास करेंगे। एक भव्य स्टेशन हम लोग 500 करोड़ का बना रहे हैं, आधुनिक स्टेशन, संस्कृति को रखते हुए, क्योंकि पुराना स्टेशन भी बहुत महत्व रखता है, बहुत पुराना है, उस धरोहर को बचाना है। उस धरोहर को रखते हुए वो धरोहर पुरातत्व विभाग जैसी एजेंसी के साथ उसको हम बीच में रखेंगे और दोनों तरफ, एक तरफ से एंट्री, एक तरफ से एग्जिट आधुनिक हम लोग बनाएंगे। तो सांस्कृतिक धरोहर बीच में और दोनों तरफ एक आधुनिक एंट्री और एग्जिट। उसके साथ ही एक नया एयरपोर्ट बन रहा है ग्वालियर जी, जिसकी आधारशिला हमारे गृह मंत्री जी ने रखी। 500 करोड़ रुपए का नया एयरपोर्ट रखा है। आपने भोपाल और इंदौर का उदाहरण दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप भोपाल और इंदौर के एयरपोर्ट में गए होंगे। जितना बड़ा भोपाल और इंदौर का एयरपोर्ट है उससे 2 लाख स्क्वायर फुट का बनने जा रहा है, 4 एरो ब्रिजेस के साथ। जिस ग्वालियर का विमानतल मेरे दादी के नाम पे रखा गया था और वहां एक भी प्लेन नहीं आता था, आज आपको बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, इंदौर के लिए कनेक्टिविटी है। और ग्वालियर में अब छोटे प्लेन नहीं आते। ग्वालियर में अब एयरबस 320 आ रहा है, बोइंग 737 आ रहा है। पर आपके जरिए मेरे आपके दर्शकों को भी एक ही निवेदन है कि कृपा करके वो प्लेन को भर के भेजें, नहीं तो लंबा नहीं चल पाएगा। तो एयरपोर्ट का काम हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी का काम हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस आज दिल्ली और भोपाल के बीच में चलाकर ग्वालियर में हमने स्टॉपेज दी है। शताब्दी के बिल्कुल ऑपोजिट टाइम पे चलती है। तो सुबह से आपको आना है तो शताब्दी से आइए, दोपहर में आपको आना है तो वंदे भारत दिल्ली से 2:30 बजे पकड़िए, आप 5:30 बजे तक ग्वालियर पहुंच जाओगे। तो ट्रेन की सुविधा। इसी के साथ साथ ग्वालियर में नया क्रिकेट का स्टेडियम मैं बना रहा हूं, जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, जो आपने जिक्र किया भी। 200 करोड़ रुपए का नया इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। अगले 6-7 महीने में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और मुझे आशा है कि अगले साल इंटरनेशनल मैच भी हम लोग ग्वालियर में होस्ट करेंगे, जो बहुत दिन हो गए। तो ग्वालियर का समग्र विकास। पानी की किल्लत, मैंने सदैव कहा है कि मेरा सपना है कि चंबल से पानी ग्वालियर लाना है। आज वो योजना स्वीकृत हो चुकी है 350 करोड़ की, पर उसका शिलान्यास हम तब तक नहीं करेंगे जब तक पूर्ण योजना की स्वीकृति न हो। मैं आधा काम कभी नहीं करता। 2 और भाग बहुत महत्वपूर्ण है। एक है वाटर का पाइपलाइन बसारी से ककेटो तक, वो करीब 400 करोड़ रुपए की योजना है। उसकी डीपीआर अभी बन रही है, अगले 1 माह में तैयार होकर हम लोग सैंक्शन करा देंगे। दूसरा है वो ग्वालियर शहर का क्षेत्रफल भी बढ़ गया है। हमारे शहर में 60 वार्ड थे, अब 66 हो गए हैं। ग्रामीण इलाका भी 6 वार्ड अब शहर में आ चुके हैं। सारे वार्ड्स में पाइपलाइन की नवीन सुविधा होनी चाहिए। ग्वालियर का पाइपलाइन बिछाया गया था माधव महाराज के द्वारा, लेकिन 100 साल से ज्यादा पूर्व। वो योजना की डीपीआर भी तैयार है, 300 करोड़ की बन रही है। तीनों मिलाकर 1100 करोड़ रुपए की पानी की योजना भी हम स्वीकृत करवा के ग्वालियर के वासियों को हम देंगे। लेकिन सिंधिया साहब, तो मैं समाप्त करूं। 1100 करोड़ पानी की योजना, 1300 करोड़ एलिवेटेड रोड की योजना, 500 करोड़ एयरपोर्ट की योजना, 500 करोड़ स्टेशन की योजना, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन के अब तैयार है 500 करोड़ का। ये ग्वालियर का पूर्ण ब्लूप्रिंट इन 3 सालों में काम चल रहा है। आप उस सपने को, आपने जो देखा, आप उस सपने को साकार में भूल गया। इंटीग्रेटेड ISBT बस टर्मिनल, करीब 65 करोड़ का हम नवीन बस टर्मिनल, करीब 65 बसेस की स्टॉपेज के लिए हम लोग बना रहे हैं, वो भी तैयार हो जाएगा। और मुरार नदी का सौंदर्यीकरण, पहला भाग 40 करोड़ का, अगला भाग 100 करोड़ का मैं केंद्र सरकार से स्वीकृत कराऊंगा। पूरे मुरार नदी का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। नहीं, ये मैं मुरार का अस्पताल 20 करोड़ का नवनीतीकरण, हजीरा का अस्पताल का 40 करोड़ का नवनीतीकरण। मैं जैसे याद आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सपना है। मैं समझ रहा हूँ कि आप ग्वालियर, हमारा ग्वालियर हम आधुनिक बनाएंगे, आप विश्वास रखिए। और जो ग्वालियर की आपने संदर्भ दिया था, जो ग्वालियर प्राथमिकता रखती थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मध्य भारत की राजधानी थी, विधानसभा मोती महल में लगती थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तानसेन का शहर है। हाँ। वही प्राथमिकता हमें दोबारा स्थापित करना है और आप मेरे साथ आप जुड़िए और हम ग्वालियर को उसी प्राथमिकता में वापस हम सभी लोग आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी
उस ग्वालियर की वो जो रौनक थी, उस रौनक को वापस देखना, उसको वापस देखना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सर होता क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम वो सिस्टम डेवलप कर देती है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वहां अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि अधिकारी बात नहीं सुनते, जो काम करने आते हैं वहां पता चलता है कि लेट लतीफी हो रही है। तो ये जो सिस्टम है, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को कैसे आप मेन स्ट्रीम पे कैसे लेकर के आएंगे कि वो आए और मेरा बहुत स्पष्ट और सिंपल सॉल्यूशन है। हमारे देश का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बहुत खूबियां हैं, बहुत क्षमता है। हमारी देश की ब्यूरोक्रेसी हमारी देश की पूंजी है, पर उस ब्यूरोक्रेसी को हमें विजन देना होगा। उस ब्यूरोक्रेसी से हमें जवाबदेही लेनी होगी और उस ब्यूरोक्रेसी के प्रति हमें भी अपनी जवाबदेही रखनी होगी। जी, मैं टीम एफर्ट में अपना विश्वास रखता हूं। लीडर वो होता है जो सहभागी के रूप में कार्य करे अपने लोगों के साथ, बहुत बेहतर, टीम एफर्ट के आधार पे काम करे। और मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं। मैं अपने मंत्रालय में हर सोमवार नागर विमानन का और इस्पात का मैं डैशबोर्ड लेता हूं। डैशबोर्ड में मेरे सारे विभाग के सारे अफसर बैठते हैं। आप मंत्री हैं जी, आप नॉर्मली टेबल पे जाएंगे तो कहां बैठेंगे? कुर्सी पे बैठूंगा। कौन सी बात? जो टेबल कुर्सी है, कौन से कुर्सी पे बैठोगे? जो सरकार ने जो निमित्त किया है उस पे बैठेंगे। हेड पे बैठोगे ना आप? जी, मैं कभी हेड पे नहीं बैठता। जिस दिन से मैं पहली बार मंत्री बना जी, 2008 में, ये भावना मैंने अपने हर एक मंत्रालय में, चाहे दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी हो, वाणिज्य उद्योग हो, ऊर्जा हो और अब नागर विमानन और इस्पात हो, मैंने ये भावना हर मंत्रालय में तैनात करने की कोशिश की है कि आप और हम एक टीम के सहभागी हैं। अगर मैं कुछ हूं तो मैं केवल एक फर्स्ट अमंग इक्वल्स हूं, उससे ज़्यादा मैं नहीं हूं। आपकी सफलता में मेरी सफलता है। जी, तो मेरे डैशबोर्ड के मीटिंग में मैं टेबल के हेड पे नहीं बैठता, मैं टेबल के बीच में बैठता हूं। क्यों? कि वो भावना उत्पन्न करने के लिए कि जितनी आपकी जवाबदेही है इस मीटिंग में, उतनी मेरी भी जवाबदेही है। और कई आइटम मेरे नागर विमानन के डैशबोर्ड में करीब 72 आइटम्स हैं और इस्पात के डैशबोर्ड में करीब मेरे 55 आइटम्स हैं। कई आइटम्स में जिम्मेदारी मेरी है, मेरे सचिव की नहीं, मेरे संयुक्त सचिव की नहीं, मेरे जॉइंट सेक्रेटरी की नहीं, मेरी जिम्मेदारी। अगले डैशबोर्ड में मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है मेरी पूरी टीम को कि जो मुझे करना था, मुझे परवेश जी को चिट्ठी लिखना था या मुझे जाके उनसे मिलना था, मुझे उनसे अनुरोध करना था, मैंने किया कि नहीं। तो मंत्री की भी उतनी अकाउंटेबिलिटी रहे जितनी ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी रहे। अगर वो भावना आप तैनात करोगे तो असंभव कार्य भी संभव हो पाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के साथ तालमेल अच्छे चल रहे हैं, जबरदस्त। और मैं आपको कहूं, शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी हों, मैं हूं, प्रहलाद जी हों, फग्गन सिंह जी हों, हम सबका एक ही सोच और विचारधारा है। जन कल्याण के आधार पर, विकास और प्रगति के आधार पर ही हमें अपना मार्ग प्रशस्त करना है। और हमारा एजेंडा विकास और प्रगति के साथ जुड़ा हुआ रहता है। मैं हर बार करीब करीब 10 दिन में एक बार तो मैं भोपाल जाता हूं और मुख्यमंत्री जी और हमारी वार्तालाप होती है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। इस स्कीम का क्या पोजीशन है, उस योजना का क्या पोजीशन है। हर बार मैं जाता हूं, उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, हमारा 1000 बिस्तर का अस्पताल है, अब लोकार्पण के लिए तैयार है जी, पर एक कारण है जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। एक कारण है कि वो भव्य इमारत तैयार है, वहां कार्य चल रहा है, पर अभी तक लोकार्पण मैंने नहीं किया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और हम दोनों एक प्रश्न पर हैं कि वहां अभी स्टाफ की कमी है। वो कैबिनेट का सैंक्शन होना चाहिए स्टाफ के लिए, वो कैबिनेट का सैंक्शन होगा स्टाफ के लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी और हम, नरेंद्र सिंह जी, हम सब आके उसका लोकार्पण करेंगे। एक बात, तो ये हमारी विचारधारा है। एक बात आपने कही, विचारधारा की बात और सादगी की बात आपने कही। आपको विरासत में
ये राजनीति मिली, लेकिन आप उस विरासत की राजनीति से बाहर निकल करके लोगों के बीच बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन